हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। तो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक के जो रिलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन एमसीक्यू को भी हम लोग जो है वो इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट सेशंस के, मतलब लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2024 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई बीसीएसबीआई, दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के एम को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था गाइज। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे भी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ में कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं भी। अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि किस तरह से बनी और क्या बैकग्राउंड था इसका। अब देखिए गाइस, आरबीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की जाती है ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि भाई जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, पब्लिक की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके अंदर क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जा रहा है, उसके ऑडिट के लिए एक कमेटी जो है आरबीआई के द्वारा अपॉइंट की जाती है इन 2003 भाई। अब ये जो कमेटी थी, इसको चेयर किया जाता है बाय श्री एस तारापुर, हु वाज द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो कमेटी थी, इसको मैंडेट दिया जाता है कि भाई आप लोगों ने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी हेल्प से कस्टमर्स को बेस्ट जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर की जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग गाइज। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। बैंक की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस डिलीवरी, तो देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप, जिस वजह से इन्होंने रेकमेंड किया कि भाई बीसीएसबीआई को जो है वो सेटअप किया जाना चाहिए। बीसीएसबीआई क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाना चाहिए, जो कि इस इंस्टीट्यूशनल गैप को ब्रिज अप करने का काम कर लेगा। अब 2006 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई बीसीएसबीआई को सेटअप किया जाता है ऑन 18 फरवरी 2006 एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। सो बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोलैबोरेटिव एफर्ट था जब बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया। अब इसको सेटअप किया गया एज अ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी होने का मतलब क्या है कि भाई ये इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते थे, इंडिपेंडेंटली अपने जो स्टैंडर्ड्स थे उनको सेट किया जा सकता था, और ये इट वाज अ ऑटोनोमस बॉडी, मतलब किसी और एंटिटी की इंटरफेरेंस जो थी वो नहीं जो था वो मंजूर की गई थी व्हाइल दिस बीसीएसबीआई वाज सेटअप। मतलब ये इंडिपेंडेंटली जो डिसीजंस थे वो ले सकते थे भी। अब इसका काम क्या था कि भी मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने हैं बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स, जब भी डील कर रहे होंगे विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स। मतलब जब भी बैंक्स इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील करेंगे तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाएंगे बाय दिस बीसीएसबीआई, दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स नीड टू बी फॉलोड भी। अब 2020 की जो एनुअल रिपोर्ट आती है वहां पे आरबीआई बोलता है कि भी बीसीएसबीआई इज टू बी डिसॉल्व्ड नाउ। तो बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर दिया जाता है। हालांकि जो कोड इस बीसीएसबीआई के द्वारा दिए गए, उनकी हम लोगों को एक गहरी छाप देखने के लिए मिलती है ऑन द कस्टमर सर्विस पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स, और इसलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई व्हाट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर कोड्स जो कि बीसीएसबीआई के द्वारा जो था वो डिजाइन किए गए थे भी। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बीसीएसबीआई। सो देखिए, बीसीएसबीआई के थ्रू हम लोग कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट जो थे वो देना चाहते थे कि भाई टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंक। मतलब जब भी बैंक्स ने जो है वो सर्विसेज डिलीवर करनी है तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो करने हैं उनकी प्लानिंग करना, प्रिपेयर करना, डेवलप करना, प्रमोट करना और पब्लिश करना, इट वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस
BCSBI। इसके अलावा BCSBI को एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस वॉचडॉग की तरह भी एक्ट करना था। मतलब इसको ये इंश्योर करना क्या था कि भाई जो बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स इस BCSBI के द्वारा बनाए गए हैं, क्या बैंक्स के द्वारा उन स्टैंडर्ड्स को, उन कोड्स को जो है फॉलो भी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरटेक द रिसर्च ऑन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स करंटली इन वॉजिन एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर किस तरह के कोड्स और स्टैंडर्ड जो है फॉलो किए जा रहे हैं जब भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं कस्टमर्स को, तो उसके ऊपर भी रिसर्च कंडक्ट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेन द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैंकिंग कोड्स। अब अल्टीमेटली बैंक के एम्प्लॉय ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड्स। सो उन बैंक की एम्प्लॉइज को ट्रेन करना भी किसका काम था? BCSBI का काम था। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एडवर्टाइज एंड पब्लिश द प्रमोशनल लिटरेचर। तो जो भी प्रमोशनल लिटरेचर है, जिन भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है, उनके लिए लिटरेचर को पब्लिश करना। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू टेक अप स्पेसिफिक असाइनमेंट फॉर द सोशल प्रोजेक्ट्स। अब कोई सोशल कमिटमेंट को लेकर के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम लोगों ने जो है वो पुश करना है, तो वहां पे भी BCSBI को जो है वो स्पेसिफिक असाइनमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई इस तरह के इस सोशल प्रोजेक्ट को जो है वो हम लोगों को पुश करना है गाइस। सोशल प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं कि जैसे मान लो किसी स्लम एरिया के अंदर हम लोगों को जो है वो कोई इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेटर करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वहाँ पे हम लोगों को इंडल्ज करनी है, सो दैट वहाँ के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल प्रोजेक्ट। तो इसकी असाइनमेंट भी किसको लेनी थी? BCSBI को लेनी थी भी। अलॉन्ग विद दिस टू डेवलप ट्रेनिंग एंड टीचिंग कोर्सेज एंड रिसोर्सेज। अब किस तरह से ये जो कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं इनको जो है वो डेवलप किया जाएगा, किस तरह से इंप्लॉइज़ को ट्रेन किया जाएगा, क्या कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सब भी किसको देखना था? BCSBI को देखना था। अलॉन्ग विद दिस BCSBI हैड टू मेंटेन क्लोज टाइज विद द IBA, दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ में क्लोज टाइज जो थे वो मेंटेन करने थे, सो दैट BCSBI और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इनके बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो किया जा सके फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज टू द कस्टमर भाई। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट बाय द BCSBI। अब ये जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया था, इसके द्वारा कुछ कोड्स लाए गए विच वर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड, जो कि IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जो वर्किंग ग्रुप था उसके द्वारा बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड जो था वो प्रिपेयर किया गया था, उसी के ऊपर बेस्ड थे जो कोड इस BCSBI के द्वारा जो थे वो लॉन्च किए गए। अब दो तरह के कोड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, जिसके अंदर हम लोग डील करेंगे उन पर्टिकुलर मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ में विच विल बी फॉलोड जब भी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में जो बैंक्स हैं वो डील करेंगे भी। अब ये जो कोड्स हैं, दीज वर अवेलेबल इन 10 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश। सेकेंड टाइप ऑफ कोड वॉज कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब जब भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी तो व्हाट काइंड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दैट अ बैंक नीड टू फॉलो, दोज वर लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोड। अब ये जो कोड था इट वाज अवेलेबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश पे, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के बारे में। देखिए ये जो पर्टिकुलर कोड था ये डील करता था उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ में विच विल बी फॉलोड बाय द बैंक्स जब भी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में जो बैंक्स हैं वो डील करेंगे। अब ये जो कोड थे दीज वर रिलीज्ड बाय YB रेड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द गवर्नर ऑफ RBI ऑन 1 जुलाई 2006। तो 2006 के अंदर कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को जो था वो रिलीज किया गया। इसके अंदर सक्सेसिव रिवीजन हम लोगों ने देखे 2014 और 2018 के अंदर। अब ये जो कोड है दिस इज अ कोड ऑफ कस्टमर्स राइट, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है बैंकिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि मेंबर बैंक्स को फॉलो करने होंगे जब भी वो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में डील करेंगे भी। अब ये जो कोड है किसी भी तरह से ना तो रिप्लेस करता है और ना ही सुपरसीड करता है एनी काइंड ऑफ रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी तरह का कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी गई हैं तो उनको सुपरसीड करने की पावर नहीं है इन कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के अंदर भी, ठीक है। सो दिस वाज कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर। आफ्टर दैट क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे इन कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के, कि भाई एक गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करनी है बाय सेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी है कि भाई अगर किसी तरह के चार्जेस वगैरह लेवे किए जा रहे हैं तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि किस वजह से ये चार्जेस लेवे किए जा रहे हैं, सो दैट कस्टमर हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बैंक। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कस्टमर क्या था कि पहले डरते थे कि कहीं अगर मैंने पूछ लिया तो ऐसा नहीं मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया इन्होंने कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटे, और ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया बैंक ने। तो अब ये जो कोड थे इनके
थ्रू कस्टमर को ये एश्योरेंस दी जा रही थी कि भाई आपके राइट क्या हैं, आप क्या पूछ सकते हैं बैंक से, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई ग्रीवेंस है, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंक. आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज एनकरेज द मार्केट फोर्सेस थ्रू कंपटीशन टू अचीव द हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स. अब मान लो कि एक बैंक के द्वारा जो है वो इन कोड्स को ऑप्ट कर लिया जाता है. मान लेते हैं बैंक ए है और बैंक बी है. ए बैंक ने जो था इन कोड्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. अब ऑब्वियसली जब ये कोड्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो बेटर काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड, जिस वजह से होगा क्या कि ये जो बी बैंक है जो कि इसका कंपटीटर है, ये भी स्टार्ट कर देगा फॉर ऑप्टिंग दीज पर्टिकुलर कोड्स. बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसके जो कस्टमर्स है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस ए बैंक गाइस. तो इसलिए अच्छा हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था. आफ्टर दैट टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड देयर बैंक्स. तो कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है मतलब बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांसपेरेंटली जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उनको शेयर किया जा रहा है. आफ्टर दैट टू फॉस्टर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम. अब कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसे को इंस्टिल करने के लिए, कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए हम लोग जो है वो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को लेकर के आए कि भाई अगर ऐसा होता है कि मान लो कस्टमर को विश्वास ही नहीं रहता कि भाई यार मेरा जो पैसा है वो डूब सकता है कभी भी, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कई बार, तो उस कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को लाया गया. आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग इन केस ऑफ बैंकिंग इन अ डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट. अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे कस्टमर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो वहाँ पे इन कोड्स के थ्रू हम लोग एक सेफ और फेयर कस्टमर डीलिंग कर पाएँ बैंक्स के साथ में. इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि भाई अगर कल को कस्टमर के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड होता है सो बैंक शुड बी हैंडल टू दैट काइंड ऑफ फ्रॉड गाइस. ठीक है. अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कस्टमर टू एनहांस द कस्टमर प्रोटेक्शन. तो कस्टमर में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, क्योंकि सिर्फ बैंक के अकेले चाहने से जो फ्रॉड्स को कंट्रोल कर्ब नहीं किया जा सकता है. कस्टमर ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि भाई आप लोगों ने किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना वाज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर. अभी आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज के बारे में. अब देखिए एमएसएमईडी एक्ट जो 2006 है उसके अंदर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर कवर किया जाता है उन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को विच आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, processing or preservation of goods and those engaged in providing or rendering of services. मतलब जो ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के अंदर जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं उनको एमएससी का पार्ट माना जा रहा है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन है हमारे सामने बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर गाइस. ठीक है. तो अभी हम लोगों को 2025 के अंदर ये जो लिमिट्स हैं इनके अंदर चेंज देखने के लिए मिला है. अब पहले क्या होता था कि माइक्रो एंटरप्राइज उस एंटरप्राइज को बोलते थे जहां पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ की रहती थी और जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ का रहता था. बट अभी ये लिमिट्स रिवाइज हो चुकी हैं. अब एंटरप्राइज हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 2.5 करोड़ उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा, और उसका अगर टर्नओवर हम लोगों को 10 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोल देंगे. इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइज के केस में क्या था पहले कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है और 50 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज बोलते थे. अब क्या है 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है दैट एंटरप्राइज विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज. अलॉन्ग विद दिस मीडियम एंटरप्राइज में हम लोग देख पाते हैं कि पहले क्या था कि अगर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो उस एंटरप्राइज को हम लोग जो था वो मीडियम एंटरप्राइज बोल देते थे. बट अब क्या है 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और अगर 500 करोड़ का टर्नओवर है तो उस एंटरप्राइज को हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियम एंटरप्राइज बोल देंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ दिस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो दोनों ही लिमिट्स आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है. अभी आफ्टर दैट अब ये कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी जो है इस कोड को लाया जाता है मई 2008 के अंदर, जिसके थ्रू मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फॉर द बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर द बैंक, जो कि फॉलो करने पड़ेंगे बैंक्स को जब भी वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के साथ में जो है वो डील करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इन कोड्स के? टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव थ्रस्ट टू द एमएससी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग. तो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको एफिशिएंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना. टू प्रमोट गुड एंड फेयर प्रैक्टिसिंग कोड. ठीक है. मतलब एक फेयरनेस बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना. अलॉन्ग विद दिस टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद एमएससी कस्टमर. एक बेटर वे के अंदर कम्युनिकेट करना कि भाई किस तरह से आप लोग क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, क्या कुछ सर्विसेज आप लोगों के लिए हैं. अलॉन्ग विद दिस टू एनकरेज मार्केट फोर्सेज थ्रू कॉम्पिटिशन. ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा इन
कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी को ऑप्ट कर लिया जाता है, तो ऑब्वियसली जो कंपटीटर बैंक है वो भी इनको ऑप्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं करते हैं तो देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी पुअर एंड विच विल रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर बैंक टू द रिस्पेक्टिव बैंक भी। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज हैं इनके थ्रू एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रिएट किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एमएससी एंड द मेंबर बैंक। तो जो मेंबर बैंक और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करवाना इज वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। अलॉन्ग विद दिस टाइमली एंड क्विक रिस्पॉन्स इन बैंकिंग नीड्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं इनको जो है वो अलग अलग तरह की बैंकिंग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी नीड रहती है, जैसे इनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, तो इमीडिएट और रिस्पॉन्सिव वे के अंदर जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी। तो ये हम लोगों ने कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज BCSBI. Consider the following statements. Your statements are: the recommendation to establish BCSBI came from the RBI Committee on Procedure and Performance Audit of Public Services in 2003. The committee was chaired by Shri S.S. Tarapur, who was a former Deputy Governor of RBI. The committee identified an institutional gap in measuring the performance of the bank in customer services. The committee recommended setting up of the BCSBI. So which of the above statements are correct here? 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 या फिर 2 and 3 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 2, 3 and 4 भी। तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल सही हैं with respect to this BCSBI. After that next question is with reference to the micro and small enterprise as defined under MSMED Act 2006. Consider the following statements. Micro small enterprise includes enterprise engaged in manufacturing, production, processing or preservation of goods. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एमएससी. Only manufacturing enterprises are classified as MSC. The MSMED Act 2006 covers micro small enterprises we under the broader MSME framework भी. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड अंडर द एमएससी, नहीं भी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग के अंदर जो भी एंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं दोज विल बी क्लासिफाइड अंडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज भी. सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे. तो ये हम लोगों ने बात कर ली सर्विस स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग के बारे में भी. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग JIB एग्जाम के रिगार्डिंग एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा. यहां जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे. अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे भी. जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. अब ये जो JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसके अंदर आप लोगों को JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की रहती हैं अभी. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ ये जो हमारा एक लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 चल रहा है, अगर अभी आप लोग इस मास्टर कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप लोगों को लाइव क्रैश कोर्स का एक्सेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा भी, अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स, और आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर JIB प्रिपरेशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे I&IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में सिर्फ अपने आप को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे. इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हैं. और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों को
प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई. सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर योर JIB प्रिपरेशन भाई. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.